जब मेरा समाज आ जाएगा, मैं 21 तारीख को ही बताऊंगा वो कहानी। मैंने तय किया है कि जिस समाज ने मेरा संरक्षण किया और जिस समाज ने अपने खून से एक एक पैसे से मुझे सींच के जो यहाँ तक लेके आया, 21 तारीख को तब उनके आगे मुझे भरोसा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 21 तारीख को मेरा परिवार आएगा। 21 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास चंद्रशेखर आज़ाद के सुरक्षा के लिए एक बड़ी रैली हो रही है, बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें जयंत चौधरी भी आ रहे हैं और देश भर के लोग वहां जमा होने वाले हैं। दुनिया भर से लोग इस बैठक पर नजर गड़ाए हुए हैं। मांग दो है, चंद्रशेखर आज़ाद को सिक्योरिटी दी जाए या फिर उनको हथियार, गन, बंदूक, आत्मसुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। खुद चंद्रशेखर मेरे साथ हैं। हमला हुआ था, आप सब लोग जान रहे हैं, अब तक घाव भरा नहीं है। क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या अब समय आ गया है कि जो खासकर जो शोषित वंचित सब तबके की लड़ाई लड़ते हैं उनकी जान की हिफाजत खतरे में है? सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और बात एक खास ये होगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्यों आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है सरकार को कि हमें सुरक्षा दी जाए? कब से मांग कर रहे हैं? पहली बात तो 21 तारीख की जो रैली है, रैली नहीं है, वो हमारी आक्रोश सभा है। 21 जुलाई को भीम आर्मी का स्थापना दिवस होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बनी भीम आर्मी का जो स्थापना दिवस है, इस बार विरोध प्रदर्शन के रूप में वो यहाँ, ये तो एक छोटी सी मांग है कि उस घटना की सीबीआई जांच है। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, अजगर हैं, उनके नाम सामने हैं जिनके इशारे पे पूरी घटना हुई और जिनको बचाने का प्रयास सरकार के इशारे पे पुलिस कर रही है। उसके पूरे एविडेंस है मेरे पास। 21 तारीख को मैं वहाँ जनता के सामने रखूँगा जब हमारा पूरा देश का संगठन आएगा, जिम्मेदार लोग आएंगे जिनको हमने बुलाया है। फिर उसके अलावा हमने किसान संगठनों को, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको भी बुलाया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं विपक्ष के, जिनके साथ सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, एनआईए के द्वारा झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज के, जिनको जो है ना, जिनके ऊपर हमला हो रहा है, किसानों के खिलाफ कानून ला के देते, इस तरह से हमला हो रहा है। किस नेता को जेल भेज दिया है मोदी जी ने? एक्टिविस्ट जेल में हैं, कुछ हमारे आप जैसे कार्यकर्ता जेल में। एक बड़ा नेता बताइए जिसको मोदी जी ने जेल में भेजा हो। न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी, न अखिलेश यादव, न तेजस्वी यादव, न नीतीश जी। तो लालू जी बड़े नेता जी। लालू जी तो पहले से उनको तो जेल खटवाया जा रहा, तो कांग्रेस के बस चले वो विपक्ष के सब नेताओं को जेल में डाल दें। कहाँ डाला, कहाँ? ये आप लोग प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हैं? लालू यादव तो कांग्रेस के जमाने में जेल गए, उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है? तो लालू यादव जी को जेल में रहना चाहिए, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से अब जो है बहुत पुरानी फाइलें खोल के जो है और एक षड्यंत्र के थ्रू जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये हमला ही तो है। देखिए, दो सवाल है चंद्रशेखर जी। क्या आपको लगता है उमर खालिद हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, प्रशांत कनौजिया हो या कई सारे पत्रकार हो, उनको जेल में डाला जा रहा है? टमाटर बेचने वाले को जेल में डाला जा रहा है। एक भी बड़े विपक्षी नेता को मोदी सरकार ने जेल में नहीं डाला है जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं। हाँ, पार्टी में जरूर मिला लेते हैं आप लोग। देखो, फैक्ट यही है। देखो, बेसिकली ये सवाल सब जगह लागू होता है। आप चाहे वो दिल्ली में देख लो, चाहे वो दिल्ली से बाहर देख लो, सरकार ने अपनी तरफ से तमाम तरफ के हथकंडे अपनाए हैं। चाहे उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी हो या जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे महाराष्ट्र में, उनको अपने में मिला लिया। ये एक तरह का हमला है और उस सब हमलों के खिलाफ, जिस तरह से वो बिना किसानों से पूछे कानून बनाते हैं उनके खिलाफ, फिर किसान सड़कों पर आते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ वो कानून बना देते हैं, जिस तरह से और तमाम तरह के लोगों के खिलाफ जो है वो कानून बना देते हैं, उन सबके खिलाफ जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, ये हमला नहीं है? इस तरह पूरे सरकार सिस्टम को बेच रहे हैं जी। तो आप सरकार को अनकंफर्टेबल करते हैं ना। बाकी लोग एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट करते हैं, आप रोज सड़क पर निकलिएगा। आपको सरकार से खतरा है या जो सरकार, जो मनुवादी लोग हैं, जो कास्टिस्ट लोग हैं, जो चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का बेटा नेता ना बने, उनसे खतरा है? दोनों चीजें क्लियर कीजिए। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, बात मेरी चल ही नहीं रही है ना। मुझे किससे खतरा है? मुझे तो जो सत्ता संरक्षण में जो अपराध हो रहे हैं, मुझे तो उससे खतरा हो। लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है, आज़ादी के बाद आज तक भी अगर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, मूछें काटे जा रही है, पानी पीने पर हत्या हो रही है, ये जो हमला आप समझते हैं, ये पूरे समाज पे जो हमला है। मेरे ऊपर हमला तो उस विचारधारा पर, उसके नेतृत्व में हमला है कि कोई
अन्याय के खिलाफ बोले ना। जो आप कह रहे हैं अनकंफर्टेबल, कुछ भी आप गलत करोगे, महिला पहलवानों के साथ गलत करोगे, अगर हम उसके लिए बोलेंगे तो इस हमले का जवाब जो है ना वो जनता को देना ही पड़ेगा। हम लोग जीवित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, अगर कुछ गलत होगा तो बोलेंगे। तो मोदी जी के खिलाफ आप ट्विटर से लड़िए, विपक्ष की भूमिका ट्विटर तक है। आप सड़कों पर जाते हैं, आप 1914 से पहले की राजनीति कर रहे हैं, जब भारत बंद होता था लोग सड़कों पर उतरते थे। भाई मैं जिनको नेता मानता हूँ, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, बाबा साहब ने नहीं मार्च सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर आंदोलन किया, मानवर काशी राम साहब ने नहीं मंडल कमीशन पे इतना बड़ा आंदोलन किया, शराब भट्टी के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया, आमना रामसु वर्मा जी रहे हों, या जो और हमारे नेता रहे जिन्होंने कहा सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए, हम तो उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचार के साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं अगर सब लोग ट्विटर से लड़ेंगे तो फिर तो सरकार निरंकुश हो ही जाएगी। लोकतंत्र है, हमें सत्ता को निरंकुश करने होने से रोकना। सत्ता निरंकुश सेट क्यों नहीं हो जाते हैं? ऐसे लोग आजकल सेट हो रहे हैं, इधर चाहे उधर, कोई सांसदी ले रहा है, कोई मंत्रिमंडल ले रहा है। आप सड़क पर आने की जिद क्यों पाले हुए हैं? देखिए, जिस विचारधारा का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, विचारधारा पर जो आधारित आंदोलन है, उसमें कोई सेटिंग गेटिंग हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहते थे अगर कोई सहारा देगा तो इशारा भी देगा। हम यहाँ बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ईमानदारी से, किसी के इशारे पर रह के वो कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपना स्वतंत्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसके खतरे का अनुमान है आपको? इससे बड़ा क्या खतरा होगा? जान से बड़ा। भाई आदमी जेल में रह ले, मुकदमा हो जाए, झूठे आरोप लग जाए, लेकिन जब जान ही सुरक्षित रहेगी, जब मैं इस खतरे से नहीं डर रहा तो और किस खतरे डर? ये देश बचाने की लड़ाई है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सेट हो जाएगी। ये संविधान, अरे भैया कमाल, कैसे लोग सेट हो रहे हैं साहब, कमाल। अब मैं फिर आपसे ही कहूंगा, अगर मैं जिनको महापुरुष मानता हूँ, जिनके रास्ते पे चल रहा हूँ, जब वो सेट नहीं तो मैं क्यों सेट हो जाऊँ? जिनको सेट होना है वो हो जाएंगे। मेरे जैसे लोग सड़कों पे अच्छे लगते हैं। और अगर संविधान बचाने की बात हम लोग करते हैं, देश के बेरोजगारों की बात हम करते हैं, महंगाई के विरोध में बात करते हैं, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आज की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स जिस तरह से सुविधा की पॉलिटिक्स होगी, उसको करके काम चला लीजिए आप। तो चला तो सवाल हो, आप सड़क पर क्यों जाते हैं? भाई बहुत सारे लोग चला तो रहे हैं शंभू जी, सब एक जैसे थोड़ा ही हो जाएंगे, पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, आपने देखी? सबके अपने कर्म होते हैं। और देखो, मैं जाति को नहीं कर्म को प्रधान मानता हूँ। आप अभी भी आप डर गए? आप ये कह रहे हो किसान घर में बैठ के ट्विटर से फसल उगाना स्टार्ट कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? संभव? देखो, हम हक वंचित समाज के लोग हैं, हमें उस बंजर भूमि में जाके हल चलाना पड़ेगा और वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, समय पे बीज लगाना पड़ेगा, रात के अंधियारे में ठंड में पानी देना पड़ेगा, तब जाके फसल मिलेगी। हमारे लिए रास्ते इतने आसान थोड़े ही हैं। अगर आप सोचते हो कि हम लोग कंफर्टेबल में या इसी में सुविधा की राजनीति कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस देश में जो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी और जब तक जो है यहाँ ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद का आंदोलन रहेगा, जब तक अम्बेडकरवाद ताकतवर नहीं होता, तब एक सेकेंड, तब तक जो है ये मेरे जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग नींव में धसेंगे, तब लोग हमारे कंधे, तब समाज हमारे कंधे बैठ के आगे बढ़ेगा। हमें समाज की लड़ाई लड़नी, ना कि व्यक्तिगत। मैं सेट हो जाऊंगा, मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, मुझे जो है सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समाज का क्या होगा? मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ। मैं लड़ाई अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ कि ऐसे दौर में इतना नाम है आपका, अब आप एस्टेब्लिश भी हो चुके हैं, सेट होने का वक्त है। कहीं किसी पार्टी, किसी संगठन में समय, आपको पब्लिक के लिए सड़क पर आना क्यों है? आप पर हमला नहीं होगा, आप सड़क पर आइए मत। हमने तो यही सीखा कि अंत ये आंदोलन व्यक्ति का नहीं, विचारधारा का आंदोलन, इसके जरिए जनता को जागरूक करना है। हमें जो आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान, कामगार लोग जो जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करना। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे, फिर उनको किसी चंद्रशेखर की, किसी और अन्य नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने अधिकार स्वयं ले लेंगे। हमें तो समाज को जागरूक करना, वो इसी बैठ के नहीं हो सकता भाई। लोग देखिए, लोग जिस कम्युनिटी के हैं ना, उस कम्युनिटी की बात करते हैं। आपकी दिक्कत यह है कि आपको मुसलमानों के लिए भी लड़ना है, किसानों के लिए भी लड़ना है, वंचित समाज के लिए भी लड़ना है, पिछड़ों के लिए भी लड़ना है। ये आपने, ये आप सबका जिम्मा क्यों लेके घूम रहे हैं? आप अपनी कम्युनिटी की बात कीजिए। क्या मेरी कम्युनिटी तो यही है, मैं बहुजन हूँ। बहुजन में SC ST मानवर काशीराम साहब समझा के गए, बुद्ध भी समझा के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हम हक वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसान जातियों के लोग हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे लड़ाई भाई? क्या हम किसान जातियों से यही कहें कि भाई हमें वोट दे? तो उनकी, जब उनके अन्याय होगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? जब मुसलमानों के साथ, जैन के साथ, बौद्ध के साथ, सिख के साथ अन्याय होगा, आदिवासी के साथ अन्याय होगा, तो क्या करूं मैं? घर में बैठकर तमाशा देखूं, उनको मरने के लिए छोड़ दूं? फिर काहे की राजनीति? इससे अच्छा तो जो है कोई उद्योग कर लेना चाहिए मुझे। देखो भाई, फिर कह रहा हूँ, आप गलत ट्रैक पे मत जाओ। असल लड़ाई तो यही है, जो लोग नहीं लड़ रहे उनको भी लड़नी चाहिए मेरी तरह, इस तरह आके, तभी जाके जनता जागरूक होगी।
उस देखिए, ये भारत में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग नेता रहे हैं वो सेट होते रहे हैं। आप मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद दूसरे टॉपिक है। आप उस कंडीशन में, आप सिचुएशन में हैं कि आप आराम से बाकी राजनीति कर सकते हैं, एमएलए एमपी बन सकते हैं, संसद जा सकते हैं, आप सड़क पर उतरेंगे ही नहीं, आपको कोई खतरा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो है, आप कोई ऑफर लेके आए हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमें अंत समाज में लीडरशिप पैदा करनी है और लीडरशिप के जरिए समाज के हितों की रक्षा करनी है। मेरे सेट होने से या मेरे जैसे 10-20 लोगों के सेट होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, सर पे छत नहीं। उनकी लड़ाई भी तो लड़नी पड़ेगी भाई। हम पे समाज का कर्ज है। आज हम अपने महापुरुषों के संघर्ष की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए थे। अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो समाज कैसे खड़ा होगा भाई? आप समझो। अब दोबारा इस बात पे सेट वाली पे मत आओ। एक और तो ऐसा कीजिए ना, आजकल कैमरा लेके लोग किसानों के साथ भी मिल लेते हैं, मजदूरों के साथ भी मिल लेते हैं। आप आंदोलन में मत जाइए, कैमरा लीजिए, अपने लोगों को रखिए और तस्वीरें दिलवाइए, कभी धान रोपते हुए, कभी बाइक ठीक करते हुए, शूट करवाइए। राजनीति में तो आपका हितैषी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब जो नया स्टंट है राजनीति का, सड़कों वाली राजनीति का दौर खत्म है साहब। कौन हमने बहुत अच्छे लोगों आप करें, हम जंतर मंतर पर उतरेंगे। हमने बहुत अच्छे लोगों को जमीन पे आना सिखा दिया पिछले कुछ समय में। लोग आते नहीं थे, आज आप देखो आते हैं। आज जाते हैं लोग जनता के बीच में, पहले कोई जाता भी नहीं था। आज गाड़ी पे खड़े होकर भी नारे लगाते हैं, आज आंदोलन भी करते हैं। ये पिछले लंबे समय से जो 7-8 साल से भीम आर्मी संघर्ष किया है उसकी देन है। पहले तो कोई किसी दुख सुख में भी जाता था, लोग ये कहते जितना ये लोग पिटेंगे उतना हमें ये वोट करेंगे। अब लोग जाते हैं, ज्ञापन भी जाके पकड़ाते हैं। अब बहुत कुछ बदला है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। माननीय काशीराम साहब का आंदोलन था, उसको कामयाब करने के लिए। चंद्रशेखर जी, आपको मजाक लग रहा है? आपको पता है कितना सीरियस अटैक हुआ आप पर, इसके बाद भी आपके जहन में डर नहीं है? आप बदलने के लिए तैयार नहीं है? किस बात का? सड़कों पर निकलते मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैंने गुलामी जैसे शब्द जो हैं, मैं उनके विरोध में ही मेरा नाम मेरे फादर ने चंद्रशेखर आज़ाद रखा। तो ना मैंने गुलामी कभी देखी, ना मैंने गुलामी के सही, ना मैं सहूँगा। और हमेशा गुलामी के खिलाफ ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मौत एक बार आएगी, लेकिन मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस लिए याद करें? रोज़ लोग पैदा होते हैं, रोज़ लोग मरते हैं। मैं अपनी ड्यूटी अदा करके जाऊंगा। जब भी इस दिन में जाऊंगा, मैं लोगों को जागरूक करते हुए और लोगों में चेतना पैदा करते जाऊंगा। आप देखना, आने वाले कल में ये आंदोलन और ताकतवर होगा। ये हिंसा जो है ना, हमारे लोगों को अंदर से मजबूत कर रही है। एक चंद्रशेखर जाएगा ना तो 1000 चंद्रशेखर पैदा होंगे। आपको इस बात का एहसास है? और आप मैं समझता हूँ आपकी गंभीरता, आप बहुजन साथी हैं, आपके मन में इस बात को लेकर डर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आज मेरे साथ है, कल आपके साथ। आप भी बंद कर दो पत्रकारिता, घर बैठ जाओ। मैं तो अपने ऑफिस से कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ। आपके तो सारे चैनल आपकी राजनीति ऑफिस में बैठ के हो सकती है। आप मत आना जंतर मंतर पे, मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। मुझे तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे तो समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना है। और मैं चंद्रशेखर जी, आपकी पूरी राजनीति एसी रूम में बैठ के हो सकती है। सारे टीवी चैनल्स, आपको पता भी कितनी रेटिंग है। आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपकी बातों को पहुंचाना है, आपका इंटरव्यू इसलिए किया जा रहा है कि इस देश के लगभग 10 करोड़ लोग उस खबर को देखते हैं। टीवी अखबार चला रहे हैं आप लोग। आप कहीं भी बैठ जाएंगे, टीवी अखबार आएगा, हम लोग आएंगे आपके पास। नहीं, वो कुछ लोग तो सिर्फ मेरा और बेंजी का झगड़ा लगाने के लिए मुझे दिखाते हैं, तो बाद में उस पर ऐसा कंटेंट डाल देते हैं। मैं तो झगड़ा करना चाहता ही नहीं किसी से। मैंने आपसे उस दिन कहा। अच्छा, ये समझ रहे हैं आपकी, ये इसका खेल चल रहा है, इसलिए मैं झगड़ा चाहता हूँ। राजनीति जो है, जो मैं हंस के बोल रहा हूँ या हल्के फुल्के अंदाज बोल रहा हूँ, सच्चाई तो यही है। अपोजिशन कहीं भी सड़कों पर नहीं आ रहा है। 1-2 जगह तभी वो आए हैं जब उनके गले पर हाथ पड़ रही है। जनता के मुद्दे जैसे टमाटर, महंगाई या इस सब मामले पर तो अपोजिशन सड़क पर आ नहीं रहा। ये फैक्ट है, इसको आप नहीं मना कर सकते हैं। मोदी जी से ज़्यादा चुनावी रैली भी ये लोग नहीं कर। मोदी चुनाव रैली की भी बात करे तो मोदी जी ज़्यादा कर रहे हैं। मैं तो दूसरे नंबर का आदमी आपको कहता हूँ। मोदी जी सबसे ज़्यादा घूमते हैं, तो उनके पास तो लाव लश्कर है, प्रधानमंत्री हैं, अपना जहाज है, तमाम संसाधन है। दूसरा नेता चंद्रशेखर आज़ाद है। न गाड़ी है, न घोड़ा है, न पैसा है। आप 365 दिन 24 घंटा सड़कों पर रहेंगे, तो इसके तो खतरे हैं साहब। देखो भैया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, इतना बड़ा परिवर्तन किया, उनको भी खतरा रहा होगा। माननीय काशीराम साहब का भी खतरा होगा। हर जिस महापुरुष ने आंदोलन, उनको खतरा होगा। मैं तो उनका सिपाही हूँ, मैं इस खतरे से क्यों डरूँ? जब मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे हूँ, कमजोर लोगों को
बुनियादी सुविधा, अवसर और सम्मान का जीवन देना चाहता हूँ। ये अच्छा काम है, इसके लिए खतरे होंगे, लेकिन ये वो जो खतरे जो है उन्हीं खतरों को पार करके लड़ाई लड़नी है। अगर इस तरह डर के घर बैठ जाएंगे तो कोई माँ अपने बेटे को नहीं भेजेगी जाओ मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब के इस आंदोलन को आगे बढ़ा दो। कोई पत्नी नहीं भेजेगी अपने पति को जाओ इस आंदोलन को बढ़ा, कोई बहन नहीं भेजेगी, कोई बेटा नहीं भेजेगा, कोई बेटी नहीं भेजेगी जाओ पिताजी जाके काम कर लो। हम पे जिम्मेदारी है। आज हम डरे तो 50 साल तक भी कोई ऐसा खड़ा नहीं होगा जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ ले। तो एक जाति का नेता बन जाइए, आपको बहुजन नेता बनना है। मैं तो सिपाही ही ठीक हूँ। मैं तो काशीराम साहब कहते थे कि मैं तो पोस्टमैन हूँ। महापुरुषों के जो विचार हैं उनकी विचारधारा का उनको प्रचार प्रसार करता घूमता हूँ। मैं उनके आंदोलन का सिपाही, मैं समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा रहा हूँ। और देखो मैं बहुजन भाईचारे के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर गोली चल रही है। मैंने मेहनत करके जाट समाज के लोगों को, गुजर समाज के लोगों को, ये जो किसान का मेरा है इसको मैंने एकजुट करने का प्रयास किया। ये हो भी रहा है। आप देखो मेरे घर पे जो लोग हैं उनमें बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, पाल समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, सैन समाज के लोग, फिर शेड्यूल कास्ट के सब जातियों के लोग, वाल्मीकि, चमार, पासी, धोबी, कोरी, फटीक सब आए। वो इवन आसपास के अपर कास्ट के, उनको देख के अपर कास्ट के लोग बेचारे आए जो उस पास रहते हैं, जो मानवता है वो भी आए। ये क्यों आए आपको पता है? मैं कोई MP नहीं हूँ, MLA नहीं हूँ, लेकिन उन सबको विश्वास है कि भाई ये आदमी हमारे लिए लड़ रहा है। और आप मेरी बात को याद रखना, एक दिन आएगा कि मैं इन सब वर्गों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाऊंगा। और जिस दिन ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, जब बहुमत के शासन की बात होती है, जिनका वोट होता है उनका राज होना चाहिए। जब ये वोट किसान बन के वोट डालेंगे, मजदूर बन के वोट डालेंगे, अपने हक अधिकार को ध्यान में रखते वोट डालेंगे, अपने लोगों को वोट डालेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि इसमें इस देश में बहुजन समाज का शासन भी आएगा। ये भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि इस 21वीं सदी में बहुजन शासन आएगा। तो मोदी जी कर रहे हैं ना साहब, वो सब कुछ गरीब घर के हैं, चाय वाले हैं, सबकी समस्याओं का हल कर रहे हैं। सारे RSS वाले गरीब घर के ही हैं बेचारे, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ। देखो उनके त्याग को मैं भी करता हूँ, उनके समर्पण को करता हूँ। हमारे लोगों में भी ऐसा समर्पण आना चाहिए अपने मूवमेंट के प्रति। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ अपनी सभाएं कर रहे थे और विदेश में घूम रहे थे। वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा को नहीं रुकवा पाए। आज जो हालात मणिपुर में आप देख रहे हैं, पुलिस और आर्मी भी आमने सामने आ गई कई बार। और फिर जो है आज जब यहाँ बाढ़ की में उनकी जरूरत थी तब भी वो बाहर है। जब भी यहाँ देश में मुसीबत आती है मोदी जी चुपचाप निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अच्छा उन्होंने अग्निवीर योजना लाई। अब देखो अग्निवीर छोड़ के भाग रहे हैं ट्रेनिंग में से बच्चे। देश की सुरक्षा का तो उन्होंने खिलवाड़ कर दी। उन्होंने सारी अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए उन्होंने सारी सरकारी संस्थाओं का जो है उनका निजीकरण कर दिया। तो जो थोड़ा बहुत आरक्षण का फायदा मिल रहा था वंचित वर्ग को, वो भी खत्म हो गया। नौजवान बेरोजगार हैं, वो कहते हैं हमने ठेका नहीं ले रखा है। महंगाई बढ़ रही है, कभी 350-400 सिलेंडर था, आज 1100 का है। आज कभी 50-60 रुपये पेट्रोल था, आज 100 रुपये का है। कोई कुछ कहने को राजी नहीं। ऐसे में मैं एक आदमी बोलने वाला, मुझे भी कह रहे कि चुप हो जाओ, तो मैं इनको निरंकुश कर दूं कि सत्ता जो है खूब शोषण करे गरीबों शोषितों का, और हम लोग बैठ के तमाशा देके ताली बजाएं। क्यों भाई? ये नहीं चलेगा देश में। इस हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी। और क्योंकि मुझे CBI इनकम टैक्स से नहीं रोक पाती सरकार, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। मुझे NIA से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और देश के संविधान के साथ खड़ा हूँ। मेरे झूठे मुकदमे मेरे ऊपर इतने लगा लिए, जेल भेज लिया, 2 बार तैयार था, मैं इनसे नहीं डरता हूँ। तो अब डराने का एकमात्र रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि मेरी हत्या करा के मेरा मुंह बंद कर दे। ये पूरे अम्बेडकरवाद पे हमला है, पूरे समाज पे हमला। क्योंकि पहले आपने देखा सोसाइटी पे वो जो अन्याय करके उसकी पराकाष्ठा लिखी जाती थी, वो इसलिए लिखी जाती थी कि पूरे समाज में भय पैदा हो। ये जो अन्याय अम्बेडकरवादी जो लोग बोल रहे हैं, आज 2 ही तो लोग बोल रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ, अम्बेडकरवादी लोग तो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। हर मंच हो, चाहे किसानों का हो, पहले सब पे जाते नहीं जाते हैं। तो उनको अम्बेडकरवाद से खतरा, इसलिए वो चाहते हैं अम्बेडकरवादियों की जबान दबा दी जाए, चुप कर दिया जाए, जिससे कि कोई अम्बेडकरवादी खड़ा ना हो। एक चंद्रशेखर जाएगा, कल 1000 खड़े हो जाएंगे। कैसे रोकोगे? ये रुकने वाला काम नहीं है। जनता में जो गैर बराबरी के कारण जो इतना जो है उन्होंने अन्याय सहा सदियों से, आज उनके अंदर गुस्सा है और वो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। आप देख रहे हैं एक दिन आ जाएंगे, पैर उखड़ जाएंगे। इस सोच को, जो गैर बराबरी की सोच को मानने वाले लोग हैं, हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। भारतीय संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है। सब जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं हिंदू धर्म को माने, जो इस्लाम में आस्था रखते हैं इस्लाम को माने, जो सिख में, जैन में, बौद्ध में, ईसाई में रखते हैं वो उनको माने। ये कभी हमारी लड़ाई का हिस्सा रहा ही नहीं। धर्म हमारी लड़ाई का हिस्सा नहीं। हमारी लड़ाई है हिस्सेदारी की, अधिकार की, स्वाभिमान सम्मान के जीवन की। तो इस हिस्सेदारी को ना मोदी जी हमें दे सकते, ना कोई और दल दे सकता। इसको हमारा दल जो इस विचारधारा को से सहमत है हिस्सेदारी वाली से, जब वही सत्ता में आएगा तभी मिलेगी। लेकिन सवाल वही तो है सर, इस देश में जब घोर चुप्पी है, कंपनियां बिक रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही। कल यूपी में 157 पोस्ट आए हैं। शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से एक भी पोस्ट नहीं है।
ओबीसी के घट रहा है, शेड्यूल ट्राइब को 2 सीट दी गई है, 157 में जनरल और ईबीएस को 125 सीट। सवाल मेरा यही है कि इस पर भी लोगों ने ट्वीट कर दिया, तो अखिलेश जी भी ने ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट कर दिया है, बीएसपी के एक सांसद हैं रामजी गौतम, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। आप भी एक ट्वीट कर दीजिए, आप फिर इसको जंतर मंतर पर ले जाएंगे। खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया इस बात के साथ। देखो, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जब तक इसको इस तरह के आंदोलन को स्प्रेड नहीं किया जाएगा, बढ़ावा नहीं जाएगा और आम आदमी तक की बात नहीं जाएगी, तब तक नहीं होगा। मैंने 49,000 शिक्षक भर्ती को भी लड़ा, 4 दिन में वहाँ लेटा रहा फर्श पे, रुकी सुखी खाकर उनके साथ डटा रहा, मजबूर किया हमने सरकार को करने से। देखो, इस बात को फिर समझना पड़ेगा। यही तो बीजेपी का सामाजिक न्याय है जिसकी बात वो करते हैं। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हमें लैमचूस पकड़ा रहे हैं, वो हमें जो है ना दया पे रखना चाहते हैं। हमारा जो कोटा बैठता है SC ST का, वो 22.5% बैठता है। अब 150 सीटें करीब आप बता रहे हो, उसमें 157 में 22.5% लगा लो, कितना सीटें होनी चाहिए। तो अब उन्होंने अगर 2 दी है तो आप समझो ना कि वो जो संवैधानिक अधिकार हमारा बैठता, फिर मैं इसको 69,000 शिक्षक भर्ती भी लेके जाऊंगा। 20,000 सीटें बैठती थी आरक्षण के हिसाब से SC ST की, OBC की, दी कितनी उन्होंने 6,000, उसमें भी घोटाला कर दिया। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार जो है, जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते है, वो हमारी जेब में कुछ पैसा गिर देगी, शराब दे देगी, राशन दे देगी, लेकिन हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए जो वो पोस्ट मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, वो नहीं देगी। इसलिए हमारी लड़ाई है। आप युवाओं को भड़का रहे हैं, यहाँ पर ये भी आरोप लगता है कि SC ST OBC और शोषित वंचित समाज के जो युवा हैं वो आपकी रैलियों में आते हैं बहुत संख्या में। नहीं, मैं उनको, क्योंकि सरकार रोजगार तो दे नहीं रही, अब मैं उनसे कहता हूँ रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाओ। इसलिए शासन सत्ता की तरफ भी बढ़ो। पहले तो मैं उनसे कहता हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और जब अगर फिर उसके बाद भी सरकार ने तुम्हें रोजगार नौकरी नहीं दी तो अपना कुछ समय समाज में भी दो, समाज जागरूक हो जाए। इतनी बड़ी आबादी है बहुजन समाज की, इतनी एकजुट हो जाएगी तो आधी भी एकजुट हो जाएगी, उस दिन इस देश में राज स्थापित हो जाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? सांसद बनना? पार्टी बना लिया? अगर सांसद ही बनना होता या विधायक ही बनना होता तो मैं कोई दल ज्वाइन करता 2018 में आने के बाद, और आराम से सांसद बन के घर में आराम से पढ़ के सो रहा होता। और फिर जो हमारे लीडर होते, सीनियर लीडर होते, जो क्या नाम अध्यक्ष होते, उनके सारे पे काम कर रहा होता। मैंने दल ही इसलिए बनाया कि आम लोगों में, गरीब लोगों में जो लीडरशिप पैदा करने का जो संकल्प है माननीय काशीराम साहब का पूरा हो सके, और इसके जरिए समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित जो संविधान है उस संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कराया जा सके। और उसके बाद जो नए अवसर हैं, जिस तरह आज के हालात समय बदलती परिस्थितियों में, तो नए कानून बना के इन लोगों को सशक्त किया जाए। कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को उसके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको स्वयं जमीन दी जाए, उनको स्वयं सम्मान का जीवन दिया जाए, उनको रोटी कपड़े मकान की समस्या से दूर किया जाए, उनको जो तमाम तरह के अन्याय उनके साथ हो रहे हैं, कास्ट उसको खत्म किया जाए। जो सामाजिक गैर बराबरी है, धार्मिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी, इसको खत्म करके समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित शासन व्यवस्था लागू करके लोगों को बराबर का सम्मान और जीवन दिया जाए। यही एक हमारी छोटी सी कामना है, और कोई इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मतलब आप अगर मेमोराइज करें दोबारा, क्या वो कहानी बताएंगे आप? 21 जुलाई को जो देश भर से लोग आ रहे हैं आपके लिए। मैं 21 तारीख को ही बताऊंगा वो कहानी। मैंने तय किया है कि जिस समाज ने मेरा संरक्षण किया और जिस समाज ने अपने खून से एक एक पैसे से मुझे सींच के जो यहाँ तक लेके आया, जब मेरा समाज आ जाएगा 21 तारीख को, तब उनके आगे मुझे भरोसा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 21 तारीख को मेरा परिवार आएगा। इन मनोवादियों को ये ताकत दिखाने के लिए, एहसास कराने के लिए कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेला नहीं है, और चंद्रशेखर आज़ाद के खून से अगर होली खेलने का प्रयास करोगे तो हम लोग जो हैं इतनी आसान चुप नहीं बैठेंगे। आप किसान कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा। जयंत चौधरी ने कहा है कि हम खुद आएंगे जंतर मंतर। बहुत सारे लोग आएंगे। जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका परिवार किसानों के लिए बहुत समर्पित परिवार रहा। उनके दादाजी प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं उनको बहुत बड़ा नेता मानता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी को। माननीय काशीराम साहब के बाद जिन नेताओं में मैं को ये मानता हूँ, जिनका मैं अनुसरण करता हूँ, उनमें चौधरी चरण सिंह जी भी हैं। इतने ईमानदार और इतने संघर्षशील नेता जो हैं, धरती पर शायद दोबारा पैदा ना हो। इतने कमिटेड जो नेता थे किसानों के प्रति। तो क्योंकि मैं किसानों की धरती से आता हूँ, पश्चिम से, इसलिए जो है हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। और क्योंकि मेरे और जैन जी के तो बिल्कुल भाईचारे के रिश्ते हैं, वो तो उनको तो वैसे भी आना है, वो तो सबसे पहले आएंगे। मैं नहीं भी बुलाता तो भी आते, क्योंकि वो हम
में भाइयों जैसा रिश्ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी आएंगे, आप देखना। क्या आपने हमलावरों को देखा है, पहचान सकते हैं आप उसको, अगर आपके सामने अगर ट्रायल किया जाए, पेशी किया जाए तो? देखो, मैंने उनको देखा भी है, 2 लोगों को मैं उनको पहचानता भी हूँ। फिर बड़ी बात एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हमलावर 4 नहीं थे। इस बात को भी हमने पीसी के माध्यम से रखवाया था कि वो हमलावर 4 से ज़्यादा थे। 6 लोगों की तो मैंने बाकायदा फ़ोटो दी है कि उस घटना के कुछ ही घंटे बाद वो लोग 6 लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग है, साजिश थी, या कुछ सिरफिरे, पुलिस कह रही है कुछ सिरफिरे थे, या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ी राजनीतिक साजिश है थी आपको रास्ते से ऐसे हटाने की? कितने सरफिरों ने अब से पहले बहुजन नेताओं की हत्या की है, आप बताओ। और क्या सरफिरों का इतना दिमाग खराब हो गया कि वो हत्या पे उतर आए? ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जैसे जगदेव बाबू के साथ ये तो हुआ, समझ या आ जाए कि किसी को सोनीलाल पत्थर पटेल मार के दें, साथ हुआ। हाँ। कुछ इस तरह की वो गाड़ी पे वो कर दें या कोई झंडा दिखा दे तो समझ आता है, लेकिन हत्या का समझते हो आप? उनको ये भी एहसास होगा, उनके मालिकों ने भी बताया होगा कि अब पीछे कोई उस तरह का वो बने तो उससे हम संभालने का प्रयास करेंगे। सब कुछ उनको इस बात के लिए जागरूक किया गया होगा। आज ये ट्रेंड बन गया है कि नाबालिग या छोटे छोटे बच्चों से हत्या करा के जो है और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया जाए। आपको फूलन देवी याद है? उनकी भी पॉलिटिकल हत्या थी वो। जगदेव बाबू की हत्या थी, पॉलिटिकल हत्या थी। सरेआम गोली सोनीलाल पटेल की हत्या की आज भी जांच की मांग की जा रही है कि उनको किस तरह से उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और मैंने सतर्कता थोड़ी सी बढ़ा ली है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रह सकता हूँ। ये मेरे नाम को भी सूट नहीं करता। और मैंने जिस तरह के आदर्श और संस्कार सीखे हैं परिवार से, मेरे पिताजी से और महापुरुषों से जो मैंने पढ़ा है, वो मुझे प्रेरित करते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने की। और मैं आपको पता भरतपुर क्यों गया? यही गया बताने के लिए कि अपना मनोबल कमज़ोर मत करना। जब तक मेरे अंदर सांस है मैं आपके लिए इसी तरह से लड़ता रहूंगा। एक और सवाल है, आप अपना रोजी रोटी देखिए ना। आप सारे नेताओं को भी एकजुट कर रहे हैं, सारी कम्युनिटी को एकजुट कर रहे हैं, अब नेताओं को भी आप एकजुट कर रहे हैं। व्यक्ति भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं। ये हमारा देश है और इसमें इस देश में हम लोग किसान कमेरे जो हैं अपमानित होकर रह रहे हैं। रोज जो है माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जुर्म जाती हो रही है। कब बंद होगा? इसका जवाब है आपके पास? जो बहनों के साथ रोज रेप हत्याएं होती हैं, उनको लटकाया जाता है, कभी डायन कह के, कभी कुछ कह के, उनके बाल नोचे जाते हैं, उनके शरीर को नोचा जाता है, इसको बंद कर देंगे आप? मेरी चुप्पी अगर मैं सेट हो जाऊंगा तो बंद हो जाएगा? ये लड़ाई मानवता के कल्याण की लड़ाई है और ये तभी बंद होगा जब हमारे जैसे लोग और इस विचारधारा को मानने वाले लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि जुल्म करने वाले की टांगे कांप जाएगी 1000 बार। वो सोचेगा कि अब अगर ऐसा करते तो क्या होगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। आप मेरी बात को फिर समझो। उन करोड़ों माओं के आंसू को क्या जवाब दूं जो निर्दोष होते, जिनके बच्चों को जो है बलि का बकरा बना दिया गया? सरकार ने अगर सुरक्षा नहीं दी तो ना दे। कोर्ट जाऊंगा ये बताने के लिए कि सरकार का चरित्र क्या है। और फिर सुरक्षा के लिए मैंने आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस की मांग की है कि आप मुझे लाइसेंस, वो भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं देंगे तो क्या हुआ? फिर लड़ूंगा सड़कों पर जाकर। आप तो कहे थे यूपी पुलिस पर आपको भरोसा है, अधिकारियों पर भरोसा है, वो न्याय करेंगे आपके साथ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा क्या कहूँ? चलिए, आपको लाइसेंस भी नहीं मिला, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको ये कहा कि वो हिम्मत से काम करें, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी झूठ फैला रहे थे। सरकार के लोगों ने कहा कि साहब अपनी सुरक्षा लेने के लिए वो कर दिया हमला। नहीं, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि मैं पूरी सुरक्षा दूंगा और हम जांच कराएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, जो हमारी सबसे प्रायोरिटी की मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, उनको आरोपियों का नार्को टेस्ट हो। और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कि जो बड़े अजगर मगरमच्छ पड़े हैं, जो जिनकी निगाह है कि चंद्रशेखर और ये आज़ाद समाज पार्टी का आंदोलन मजबूत हो रहा है, इसको कैसे रोकेंगे, जो हत्या तक पे उतारे हैं, उनको जो है ना, उनको वो कटघरे में आए। और मैं शर्त लगा कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो 21 तारीख को मैं रखूँगा। आप ये देखना, इसकी सीबीआई जाँच हो ईमानदारी से, तो इतने बड़े बड़े नाम फंसेंगे, इतने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे कि हो सकता है सरकार जो है ना गिरने जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाए। समाज, चलिए, बस आपको सरकार न सुरक्षा दे, लाइसेंस भी न दे, जिनके लिए लड़ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? समाज से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? 21 तारीख में समाज इस एक्सपेक्टेशन को जो मेरा जो है उसको पूरा करेगा, मुझे भरोसा। हमेशा से उन्होंने किया, आज जो कुछ उन्हीं की वजह से बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के ईमानदार जो वर्कर हैं, नेता हैं, उन्हीं की मेहनत की वजह से यहाँ हूँ। वरना कौन दलित पिछड़ों को कुर्सियाँ दे रहा है, कौन बैठने दे रहा है? उनका बच ले तो
हमारे तन से कपड़े छीन लें, कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो समझता हूँ मुझसे पहले भी बहुत लंबा संघर्ष रहा है, मुझे भी इतनी आसानी से रास्ता नहीं मिलेगा। मैं भी मेहनत करता रहूँगा, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ ना, कि जब महाराष्ट्र से आप यहाँ हो गए, निराश हो गए, तो आपने दिल्ली में जो लोग लड़ाए 25 लोग, उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन घबराए थोड़ा ही। जब पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ाया DS4 के बैनर पे 400 वोट मिले, डरे थोड़ा ही। धीरे धीरे काम करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते सेट नहीं होंगे। ये संविधान इम्प्लीमेंट हो जाए, मुझे सेट समझो। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कह रहे हैं कि आज के दौर में जो पॉलिटिकल सेटिंग है वो सेट नहीं होंगे। टास्क भी इन्होंने बहुत बड़ा ले लिया है। मैं ज़्यादातर पिछले 5-6 सालों से लोगों से मिलता हूं तो उनकी दो ही मांग होती है कि आखिर बहुजन समाज एकजुट क्यों नहीं होता है, बहुजन नेता एकजुट क्यों नहीं होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने यही टास्क ले लिया, यही उन्होंने काम ले लिया है। क्या लगता है इसी काम की वजह से उनको मारने की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। बड़ी रैली ही कहिए उसको। पिछला एक बार मैंने इनकी रैली देखी थी, 21 मई 2017। परमिशन दे दी सरकार ने आपको? ले लेंगे, वो प्रोटेस्ट स्थल है, उस पर प्रमोशन के ऊपर कितने लोग? 500 या 1000? वहाँ लिमिटेड लोग बुलाए जा रहे हैं। देखो, हमने तो बहुत कम लोगों को बुलाया, बाकी तो समाज है, दिल्ली से ही लोग ज्यादा लोग आए। फिर एक FIR हो जाएगा पर आप परमिशन, वहाँ तो आजकल तो परमिशन दी जा रही है, या तो 500 बुलाइए या 250 या 300। हमने यहाँ 10,000 1 लाख लोग आ जाएंगे, आप पर फिर FIR हो जाएगा। देखो, हमने बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे दलों के आंदोलन देखे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये देश हमारा है, हम भी उतना टैक्स देते हैं। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो फिर सारे आंदोलन सड़कों पे होंगे, फिर होगा गृह मंत्री के आवास का घेराव। अगर पूरी सरकार जानबूझ के हमें रोकने का प्रयास करेगी तो फिर आंदोलन जो है जंतर मंतर पे नहीं, फिर गृह मंत्री जी के घर पे होगा। तो ये थे चंद्रशेखर, और ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन ले ली है और हमारे साथियों को आने से नहीं रोका जाना चाहिए। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आखिर इस देश का शोषित वंचित समाज यही तो चाहता है कि उसके नेता एकजुट हों, उसका समाज एकजुट हो। क्या यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ? और इनकी ज़िंदगी की गारंटी कौन लेगा? सरकार लेने को तैयार नहीं है, लाइसेंस मिल नहीं रहा है आत्मरक्षा के लिए। तो क्या समाज को आगे आना चाहिए ताकि वो अपने ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की रक्षा कर सकें? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ। क्या बहुजन समाज का युवा राजनीति नहीं कर सकता है, पत्रकारिता नहीं कर सकता है? 3 साल के करीब इन्होंने जेल में गुजार दिए हैं, दर्जनों FIR है, और अब जान के पीछे लोग पड़े। सवाल तो पूछा जाना चाहिए, लेकिन इस देश का TV अखबार तो ये सवाल नहीं पूछेगा। चंद्रशेखर जी ने खुद मान लिया कि इनका इंटरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि आपस में लड़ाया जा सके। पूरी बातचीत पर आपको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।